नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 12 फरवरी 2026 है और हम यूपीएससी की तैयारी के लिए कुछ बेहद ज़रूरी खबरों की गहराई में उतरेंगे। ये इस तारीख का पहला भाग है। बिल्कुल। आज हमारे पास विज्ञान और तकनीक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और पर्यावरण तक कई अहम मुद्दे हैं। और शायद कुछ विषय ऐसे भी हैं जिन पर हम पहले बात कर चुके हैं। हाँ, तो ये सुनने वालों के लिए एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। सही कहा। हम समझेंगे कि साही और बोध क्या है, आईएनएस तरंगिणी क्यों खास है और तुलबुल परियोजना जैसे पुराने मुद्दे पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले स्वास्थ्य और तकनीक से ही शुरू करते हैं। सरकार ने 2 बड़ी पहल लॉन्च की हैं, साही और बोध। जी, ये भारत एआई शिखर सम्मेलन में लॉन्च की गई। साई की बात करते हैं। इसका पूरा नाम है स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया। नाम तो काफी बड़ा है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? देखिए, इसे आप भारत में हेल्थ केयर एआई के लिए एक रूल बुक समझ सकते हैं। रूल बुक? हाँ, मतलब एआई को सुरक्षित, नैतिक और सबके लिए फायदेमंद तरीके से कैसे अपनाया जाए, उसके लिए एक राष्ट्रीय मार्गदर्शन ढांचा। अच्छा, तो ये राज्यों को एक तरह की गाइडलाइन देगा कि एआई का इस्तेमाल कैसे करना है? बिल्कुल। ये राज्यों को उनकी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के हिसाब से एआई समाधान चुनने और लागू करने में मदद करेगा। मतलब गवर्नेंस, डेटा मैनेजमेंट, इन सब पर जोर दिया जाएगा। और बीओडीएच, इसका क्या रोल है? बीओडीएच का पूरा नाम है बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई। इसे आईआईटी कानपुर और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने बनाया है ना? जी, बीओडीएच की सबसे खास बात यह है कि ये एक गोपनीयता संरक्षित प्लेटफॉर्म है। एक मिनट, गोपनीयता संरक्षित, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ये प्लेटफॉर्म असली स्वास्थ्य डेटा का इस्तेमाल करके एआई मॉडल का मूल्यांकन करने की इजाजत देता है, बिना असल डेटा को शेयर किए। अरे वाह! तो मरीजों का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और एआई मॉडल की सटीकता भी जांची जा सकेगी। एग्जैक्टली। ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एक डिजिटल पब्लिक गुड है, तो ये हेल्थ एआई में विश्वास और पारदर्शिता को मजबूत करेगा। कमाल है। अच्छा, अब रक्षा क्षेत्र की एक खबर पर आते हैं। भारतीय नौसेना का पहला सेल ट्रेनिंग शिप आईएनएस तरंगिणी। हाँ, ये विशाखापट्टनम में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू और मिलान अभ्यास के लिए पहुंचा है। मुझे हमेशा ये बहुत दिलचस्प लगता है कि आज के जमाने में भी हमारी नौसेना पाल वाले जहाज पर ट्रेनिंग दे रही है। पहली नजर में लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। आईएनएस तरंगिणी सिर्फ एक जहाज नहीं है, वो एक चलता फिरता क्लासरूम है। अच्छा जी, इसे 1997 में कमीशन किया गया था और 2003-4 में इसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। ऐसा करने वाला ये पहला भारतीय नौसैनिक जहाज था। इसकी बनावट को 3 मास्टर्ड बाग कहते हैं। इसका क्या मतलब है? बेसिकली ये पालों की एक खास तरह की व्यवस्था होती है, लेकिन इसकी खासियत इसकी बनावट नहीं, इसका मकसद है। और वो क्या है? इसका काम है नौसेना के ऑफिसर कैडेट्स में साहस, टीम वर्क और सहनशीलता जैसे गुण पैदा करना। मतलब ये प्रैक्टिकल अनुभव के लिए है? बिल्कुल। जब कैडेट्स 20 दिनों से ज्यादा खुले समुद्र में होते हैं और प्राकृतिक तत्वों से जूझते हैं, तो वो जो सीखते हैं वो कोई सिमुलेटर नहीं सिखा सकता। ये चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है। समझ गई। अब विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। एक दिलचस्प खोज हुई है नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में। हाँ, साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन में एक स्टडी छपी है कि सांस के जरिए ली गई नाइट्रिक ऑक्साइड की ज्यादा खुराक दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया को कम कर सकती है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है क्या असल में? ये एक गैस है जिसमें एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन का परमाणु होता है। और इसके गुण मैंने पढ़ा काफी विरोधाभासी हैं। सही कहा। ये एक रंगहीन जहरीली गैस है, लेकिन ये जलने में मदद करती है और इसका दोहरा किरदार है। नियंत्रित करता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। और दूसरी तरफ जब ये गाड़ियों के इंजन या पावर प्लांट से निकलता है तो ये एक गंभीर वायु प्रदूषक बन जाता है। मतलब एक ही अणु एक जगह जीवन रक्षक और दूसरी जगह प्रदूषक। बिल्कुल, संदर्भ बदलते ही मायने बदल जाते हैं। चलिए, अब पर्यावरण और जैव विविधता से जुड़ी एक खबर। ZSI के वैज्ञानिकों ने सिक्किम में एक नई प्रजाति खोजी है, लेपिडोकेम्पा सिक्किमेंसिस। जी, ये डिप्लोरा समूह की एक प्रजाति है। ये छोटे पंखहीन मिट्टी में रहने वाले जीव होते हैं। इस खोज में क्या खास बात है? खास बात यह है कि पहली बार किसी भारतीय टीम ने भारत से
इस आदिम हेक्सापॉड समूह की किसी प्रजाति का वर्णन किया है। इससे पहले जो 17 प्रजातियां थीं, उनका वर्णन विदेशी शोधकर्ताओं ने किया था। तो इसे दूसरी प्रजातियों से अलग क्या बनाता है? इसकी शरीर पर शल्कों की एक अनोखी व्यवस्था है, कुछ खास तरह के ब्रिसल पैटर्न हैं। और पारिस्थितिकी के लिहाज से ये जरूरी हैं। बहुत ज्यादा। ये मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए मौलिक हैं, पोषक तत्वों के चक्रण में मदद करते हैं। और इस स्टडी में एक और उपलब्धि है। वो क्या? उन्होंने किसी भारतीय लेपिडोकेम्पा प्रजाति के लिए दुनिया में पहली बार डीएनए बारकोड डेटा भी दिया है। अच्छा, अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तुलबुल नेविगेशन बैराज परियोजना। हाँ, जम्मू और कश्मीर सरकार इसे फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है। इसे वुलर बैराज के नाम से भी जाना जाता है। ये वुलर झील के निकास पर है ना? जी बिल्कुल। इसका मकसद था झेलम नदी पर सर्दियों के महीनों में नेविगेशन को आसान बनाना। लेकिन ये प्रोजेक्ट तो रुक गया था। 1994 में शुरू हुआ था, पर फिर काम रोकना पड़ा। हाँ, सिंधु जल संधि यानी IWT के तहत पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण इसे रोकना पड़ा था। पाकिस्तान को क्या आपत्ति थी? पाकिस्तान का तर्क है कि इस बैराज से भारत को झेलम के पानी के बहाव पर नियंत्रण मिल जाएगा, जो संधि के खिलाफ है। अगर ये बन जाता तो इसके क्या फायदे होते? इससे बारामूला और सोपोर के बीच साल भर जहाज चल सकते थे और उरी I और 2 जैसी पन बिजली परियोजनाओं में बिजली उत्पादन को भी बढ़ावा मिलता। और वुलर झील, वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जी, और एक रामसर स्थल भी है। चलिए, अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में चलते हैं। ईरान ने अपनी खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का फुटेज जारी किया है। हाँ, इसे खैबर मिसाइल भी कहा जाता है। ये ईरान की एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है और ये 1800 किलोग्राम तक के कई वॉरहेड ले जा सकती है। और इसकी गति बहुत ज्यादा बताई जा रही है। जी, वायुमंडल के बाहर ध्वनि की गति से 16 गुना और वायुमंडल के भीतर 8 गुना तेज। ये एक लिक्विड फ्यूल मिसाइल है। इस बात का क्या महत्व है? ये जानना बहुत जरूरी है। पारंपरिक रूप से लिक्विड फ्यूल मिसाइलों को लॉन्च के लिए तैयार करने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन ईरान का दावा है कि इसे 15 मिनट से भी कम समय में तैयार किया जा सकता है। तो ये एक रणनीतिक संकेत है। बिल्कुल, वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने अपनी एक पारंपरिक कमजोरी पर काबू पा लिया है। अब विश्व भूगोल की ओर चलते हैं। मिशिगन झील में 150 साल पहले डूबे एक स्टीमर लैक ला बेले का मलबा मिला है। हाँ, और ये हमें मिशिगन झील के बारे में जानने का एक अच्छा मौका देता है। ये उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में से एक है। और अकेली ऐसी झील है जो पूरी तरह से अमेरिका के भीतर है। सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी झील है। और ये ह्यूरन झील से जुड़ी हुई है ना? जी, मैकिनेक जल डमरू मध्य के जरिए। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी के रेत के टीले भी पाए जाते हैं। चलिए अब दक्षिण कोरिया की बात करते हैं। हाल ही में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच छठी विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता हुई है। हाँ, तो इसकी भौगोलिक स्थिति समझना जरूरी है। ये कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से पर है। और इसकी सीमा सिर्फ उत्तर कोरिया से लगती है। सही कहा। इसके पूर्व में पूर्वी सागर, दक्षिण में पूर्वी चीन सागर और पश्चिम में पीला सागर है। राजधानी सियोल है। और सबसे ऊंची चोटी? वो है माउंट हल्ला, जो जेजू द्वीप पर है। ये एक विलुप्त ज्वालामुखी है। अब शासन से जुड़ी ये खबर। सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI से कुछ कहा है। जी, FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाले पैकेट वाले खाने पर फ्रंट ऑफ पैकेज चेतावनी लेबल लगाया जाए। हाँ, FOPL। इसका मतलब है कि पैकेट के सामने ही एक बड़ी साफ चेतावनी लिखी हो, जैसे सिगरेट के पैकेट पर होती है, ताकि लोगों को पता चले कि वो क्या खा रहे हैं। बिल्कुल। ये जानने के अधिकार और स्वास्थ्य के अधिकार से जुड़ा मामला बन गया है। और आखिर में पर्यावरण से जुड़ी एक चिंताजनक खबर, लॉगरहेड कछुए के बारे में। जी, गर्म होते महासागर और घटता हुआ भोजन इनके प्रजनन और प्रवासन पैटर्न को प्रभावित कर रहा है। लॉगरहेड ये दुनिया का सबसे बड़ा कठोर खोल वाला कछुआ है ना? हाँ, इसका नाम इसके बड़े सिर के कारण पड़ा है और ये लंबी दूरी तय करने के लिए पृथ्वी के भूचुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं, एक नक्शे की तरह। तो इन पर असर कैसे हो रहा है? देखिए, महासागर गर्म हो रहे हैं तो इनका भोजन जो ठंडे पानी में रहता है वो और गहरे पानी में जा रहा है। उसे पकड़ने के लिए कछुओं को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और नतीजा? नतीजा ये है कि उनका आकार छोटा हो रहा है और प्रजनन क्षमता भी घट रही है।
इसकी IUCN स्थिति क्या है? वे वल्नरेबल यानी असुरक्षित श्रेणी में हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और मछली पकड़ने के जाल में फंस जाना इनके लिए सबसे बड़े खतरे हैं। तो आज हमने प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों और दुर्लभ प्रजातियों तक कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। हाँ, और ये साफ दिखता है कि कैसे प्रौद्योगिकी, भू राजनीति और पर्यावरण एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती है। जिस तेजी से ये दुनिया बदल रही है, क्या हमारी नीतियां और हमारे संरक्षण के प्रयास तकनीकी प्रगति और पर्यावरणीय गिरावट की गति के साथ तालमेल बिठा पा रहे हैं? इस पर जरूर सोचना चाहिए। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में होने वाली ऐसी गहन चर्चाओं से न चूकें। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।